या फिर यूँ कहें कि फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। और फेडरेशन अथवा फेडरल भी इसको कहा जाता है। लैटिन भाषा के फोडस से बना है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। फोडस, FOEDUS, फोडस से बना है, जिसका संधि या समझौता अर्थात दो या दो से अधिक राज्य मिलकर आपस में संधि और समझौता करते हैं और एक एक प्रभुत्वशाली स्टेट का निर्माण करते हैं और अपनी संप्रभुता का त्याग करते हैं, तो उसको हम संघ कहते हैं या संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो बहुत ही विचित्र व्यवस्था है। हालांकि हमने संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अनुच्छेद 1 में हमने राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट भारत को कहा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, इसका मतलब हम एक संघ राज्य है। और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द क्यों यूज किया गया, इसको समझाते हुए अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि प्रारूप समिति, जो कि अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, ने इस शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि भारत एक संघ राज्य है, परंतु संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौतों का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो वो कहते हैं कि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अन्य इकाई है वो इस संघ से अलग हो सकती है, ऐसा कोई इसका उपबंध हम नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर ने कहा कि राज्यों तथा संघ का इकट्ठा होना ही संघवाद है, इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता और इसके अंदर रहकर ही दोनों को कार्य करना चाहिए। तो इसके साथ DN बनर्जी कहते हैं, भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, परंतु इसका झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है, क्योंकि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें हम दोनों तरह की विशेषताएं पाते हैं, क्योंकि इसमें संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। तो संघात्मक व्यवस्था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले छोटे छोटे नगर राज्य थे तो उनका शासन एक जगह से चलाना आसान था, लेकिन वर्तमान राज्य है वो बहुत बड़े हैं तो उनको एक ही सेंटर से चलाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको इकाइयों में बांट दिया जाता है। अब इकाइयों को शक्ति के विभाजन के आधार पर हम एकात्मकता और संघात्मकता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भारत है उसमें एकात्मकता और संघात्मकता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए DN बनर्जी ने ऐसे कहा है कि भारत है तो वास्तव में संघात्मक, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव इसका पाया जाता है। DD बसु ने भारत के संविधान में न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है, ऐसा कहा है। जोशी के अनुसार भारत संघ राज्य नहीं अपितु अर्ध संघ है। इसमें कतिपय एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण मौजूद हैं और ये कहते हैं कि न तो संघ है न ही एकात्मक व्यवस्था है। यहाँ ये कहा है कि अर्ध संघ है, ये अर्ध संघ है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच भी ऐसा ही कहते हैं। ये देखिए, अलेक्जेंड्रोविच भी ऐसा कहते हैं। भारत सच्चा संघ है, तथापि अन्य संघों की भांति इसमें कुछ निराली विशेषताएं हैं। भारत को अर्ध संघ कहना गलत है, यानी अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं कि भारत वास्तव में संघात्मक व्यवस्था है और उसको आप यदि अर्ध संघात्मक कहते हो तो ये गलत बात है। नॉर्मन डी पॉमर हैं, वो कहते हैं, नॉर्मन डी पॉमर भारतीय गणतंत्र में एक संघ है और अपनी विशेषता है जिन्हें संघीय स्वरूप में
ढाला जा सकता है। तो इस तरह हम हमारे सामने दो विचार आते हैं। प्रथम, भारत एक संघात्मक है। दूसरा, भारतीय संघात्मक तथा एकात्मकता दोनों का मिश्रण है। वास्तव में क्या है, इसको हम आगे बढ़ेंगे और भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने इकाइयों के उचित स्वायत्ता के साथ साथ ये राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था का पालन किया है। भारत का संघ में दोनों तरह की विशेषता है। तो पहले हम संघात्मक जो विशेषता है उसको देखते हैं। भारत का संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी राज्यों के संघ का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को संघात्मक राज्य बनाती है? तो पहली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो एक संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है, और सभी सरकार और अन्य सभी संस्थाएं पर बाध्यकारी है, किसी के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी सरकार, संस्था, व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। यह देश की सभी संस्थाओं को शक्ति का स्रोत है। संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें इनके अनुसार अपना शासन चलाती है। यानी हमारे यहाँ संविधान है वो सर्वोच्च है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या चाहे राज्यपाल हो, कोई भी उच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी हैं वो संघ की संविधान में लिखी हुई शब्द के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। दूसरी विशेषता, शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ संविधान में संघ और इकाइयों की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसकी 3 सूचियाँ हमने अपनाई है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो इसमें हमने तीनों सूचियों में अलग अलग तरीके से इसको देख रहे हैं। पहली संघ सूची। संघ सूची में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है जो कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को है। और इस सूची में लगभग 100 विषय जो पहले 97 थे, अब इसमें बढ़कर 100 हो गए हैं। तो 100 विषयों को इसमें रखा है। इसमें प्रमुख विषय जब हम देखते हैं तो जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, सशस्त्र सेनाएं, नागरिकता तथा देशीकरण, रेलवे, डाक, युद्ध, शांति, विदेशी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संधि, सीमा शुल्क, जनगणना, प्रसारण, टेलीकॉम और विदेशी व्यापार, यानी जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो इसमें रखे गए हैं। तो आप इम्पोर्टेंट देखो, जनगणना, दूसरा रेलवे, डाक और टेलीफोन जैसे BSNL, ये सारी चीज़ें हैं। वो सीमा शुल्क, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सब्जेक्ट है वो किस सूची में आता है। तो इसी तरह राज्य सूची बनाई गई है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के प्रश्नों को रखा गया है और जिससे कि कानून बनाया जा सके। इसमें 61 हैं जो पहले 66 थे, अब 61 सब्जेक्ट इसमें रहे हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कानून व्यवस्था, जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, देखो कृषि, वन, सिंचाई, उद्योग, और ये कुछ ग्राम सुधार जैसे सब्जेक्ट हैं जो इसमें आते हैं। तो अपने लिए कृषि, सिंचाई, वन, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और तो हमें पता ही है कि सारे इसी के अंदर आते हैं। कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि कृषि, वन को बाद में जोड़ा गया है। समवर्ती सूची यानी ऐसा विषय जिसमें इसी तरह समवर्ती सूची का जिक्र यहाँ किया गया है। समवर्ती सूची में भी
ऐसे कानूनों को रखा या ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर राज्य सरकारें प्लस संघ सरकार, राज्य प्लस संघ दोनों हैं, वो कानून बना सकती है। इसमें 52 विषय हैं, मूलतः 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, जो पहले 47 थे, जिनसे अब 52 हो गए हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, प्रेस, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि, और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संशोधन के में इसमें किया गया था, जिसमें वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट, माप और जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। यानी 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 42th अमेंडमेंट, जिसमें ये विषय शामिल किए गए थे। तो ये एक हमारे संविधान की विशेषता है कि इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्रीय, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में किया गया है, जो संघात्मकता की ओर दिखता है। अगला टॉपिक है लिखित और कठोर संविधान। यानी हमारे संविधान है वो लिखित है और कठोर संविधान है। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लगा था। इसमें 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 अध्याय चैप्टर हैं। 12 अनुसूची है, यानी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अमेरिका का संविधान, जिसमें पहले 7 ही आर्टिकल थे, बाद में अमेंडमेंट के बाद में 27 हुए हैं, यानी अब 27 ही हैं। वहीं हमारे 395 है। तो कहने का मतलब बहुत विस्तृत है और राज्य और संघ की सूचियों को, शक्तियों का दोनों के अंगों के बीच में स्पष्ट रूप से विवरण किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद न हो, और विवाद हो तो आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब कठोर संविधान, कठोर संविधान वो होता है जिसको आसानी से परिवर्तित न किया जाए, संशोधित न किया जाए। तो हमारा है वो लिखित है, कठोर है और लचीला भी है, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिकल है उसमें 2/3 बहुमत से ही चेंज किया जा सकता है। साधारण बहुमत 50+1 से चेंज नहीं किया जाता। इसलिए हमारा संविधान है वो लिखित बहुत ही कठोर है। यानी संघ सरकार है वो अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकती है, इच्छा से अपना कुछ भी मनमाना परिवर्तन न कर सके, इसलिए इसको कठोर बनाया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी संघात्मकता की ओर दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, वो सर्वोच्च कोर्ट है। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई किसी भी झगड़े का हो तो उसका निपटारा वहीं किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास है, और कोई भी इसके बनाए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते। न्यायालय, यदि कोई सरकार है संविधान से बाहर जाके कोई काम करती है तो उसको अवैध घोषित कर सकता है, रद्द करने का अधिकार वो रखता है। तो इसलिए हमारा संविधान है उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और इसके निर्णय को संघीय और राज्य दोनों सरकारों को मानना पड़ता है। दोहरी शासन प्रणाली, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ संघ और राज्य अनेक इकाइयों में बंटा हुआ है। तो दोनों जगह
अच्छा प्रशासन चले, इसलिए राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई है और उनको भी अधिकार दिए गए हैं अपनी सरकार चुनने का, अपनी शासन चलाने का। वर्तमान में हमारे यहाँ 28 प्रांत है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर जब से अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, 2 यूटी बन गई है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो उसके बाद में पहले 29 स्टेट थे, अब 28 हैं, और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 8 हो गए हैं। तो इसमें अम्बेडकर कहते हैं संविधान में हमारे यहाँ दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जो जिसमें केंद्र और संघीय और परिधि पर राज्यों की सरकारें हैं, यानी एक तो सेंटर है और एक परिधि पर स्टेट हैं और इधर सेंटर है। तो दोनों संविधान के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम शक्तियों को अपनाती है, यानी उनके पास संप्रभुता रहती है। संप्रभुता का मतलब स्वायत्तता रहती है, संप्रभुता नहीं लेंगे। अगली विशेषता, केंद्र और इकाइयों में सहयोग तथा तालमेल। हमारे यहाँ केंद्र और इकाइयों में सहयोग और तालमेल रहता है, क्योंकि बगैर सहयोग के किसी भी संघ को चलाया नहीं जा सकता है। और इस वजह से इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया गया है, ताकि किसी भी तरह भी कोई विवाद हो तो उसको एक टेबल पे बैठ के सुलझाया जाए और समय समय पर मंत्री और राज्यपालों का सम्मेलन बुलाया जाता है। अगली विशेषता, द्विसदनीय विधानमंडल, यानी हमारा जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। एक है वो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन है, याद रखना आप, निचला सदन है, और राज्यसभा ऊपरी सदन है। और प्रथम सदन राज्यसभा है। लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उपयुक्त अध्ययन विशेषताओं को देखकर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड की तरह ही संघीय शासन प्रणाली वाला संविधान है, या संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था हमने यहाँ की है। अब इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो संविधान को एकात्मकता की ओर ले जाती है। तो हमारा संविधान है, जैसे डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि भारत एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इनसे पूछ लिया जाता है। के.एम. मुंशी कहता है कि भारत एक संघात्मक राज्य नहीं अपितु एक संघ है। केंद्रीय सरकार संपूर्ण शक्तियों वाली संघात्मक सरकार नहीं है, यानी एक संघात्मक राज्य नहीं बल्कि एक संघ ही है, और केंद्रीय सरकार है वो संपूर्ण संघात्मक सरकार नहीं है, ऐसा के.एम. मुंशी का मानना है। लेकिन इम्पोर्टेंट परिभाषा जेनिंग्स की है, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है, यानी ऐसा संघ है जिसमें एक सेंटर है और एक परिधि पे राज्य है और सारी शक्ति है वो सेंटर के पास सुरक्षित है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो एकात्मक विशेषता है, जैसे शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा दिखती है। जैसे 3 सूची, संघ सूची जिसमें हमने 100 सब विषय रखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वहीं संवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं, और राज्य सूची जिसमें 66 सब्जेक्ट हैं। तो जब हम इनको देखते हैं तो संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय है वो कम या स्थानीय इम्पोर्टेंस के ही हैं, ज़्यादा वेटेज रखने वाले नहीं है। और एक और सूची है, यानी जो विषय बच गए उनको अवशेष सूची में रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वो उस पर
कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। तो कहने का मतलब केंद्र के पास शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ भी हमारे संघ को एकात्मकता की ओर ले जाती है। आपको पता ही है कि आर्टिकल 52, 352, 56 और 60, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई का अधिकार दिया गया है। तो देश में कहीं आक्रमण हो या सशस्त्र क्रांति हो तो 352 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फिर किसी राज्य में आंतरिक कलह हो या राज्य का तंत्र खत्म हो गया है तो वहाँ 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फिर भारत का वित्त है यानी अर्थव्यवस्था खतरे में हो, वित्तीय संकट हो तो 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात लगा सकता है। एक बात नोट करने की है कि आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन 352 और 56 का प्रयोग कई बार किया गया है। इसलिए और 356 का प्रयोग है वो कई बार केंद्र सरकार है वो मनमाने तरीके से भी करती है। जैसे पंजाब में लगभग 8 से 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। तो इससे ये कहा जाता है कि ये व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। दूसरा, और जैसे साधारण स्थिति में संसद को राज्य सूची में कानून बनाने के भी अधिकार हैं, यानी सिंपल परिस्थिति में भी जो राज्य सूची है उस पर संसद है वो आर्टिकल 249, 250 और 249 के तहत अपने कानून बना सकती है। तो 249 के कैसे, 249 में राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले 2/3 यानी जितने उपस्थित हैं और जिसमें से जो मत दे सकते हैं उनका यदि 2/3 है, ये घोषित कर दे कि ये विषय इम्पोर्टेंट है, इस पर संघ को या संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस विषय में फिर संसद है वो कानून बना सकती है। उसी तरह 250 यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता और लागू करना या उस पर निहित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी विषय पर आवश्यक समझे तो संघ है वो कानून बना सकता है। इसी तरह 252 क्या कहता है, 252 क्या कहता है कि राज्य सूची में अंकित किसी भी विषय पर या 2 से अधिक 2 या 2+1 2 से अधिक राज्य ये कहे कि इस पे कानून संसद के द्वारा बनाए जाए तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है। यानी प्रार्थना करने पर भी संसद है वो कानून बना सकती है। इसलिए राज्य सूची के विषय पर हर किसी विषय पर संसद है वो कानून बना सकती है। तो इस आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। और जो गवर्नर, राज्यों में गवर्नर है जो राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है, ये व्यवस्था भी एक तरह से एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। आर्टिकल 156 कहता है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कायम रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर गवर्नर है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं होता है, तो वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। लेकिन भारत में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के निर्देश से काम करते हैं। और राष्ट्रपति किसके निर्देश पे
कैबिनेट मंत्री परिषद के निर्देश पर काम करता है, यानी सिफारिश पर, निर्देश नहीं कहेंगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखने का काम करता है, जो कि एक एकात्मकता की ओर इशारा करती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार आर्टिकल 3, जिसमें कहा गया है कि संसद है वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी आधार पर पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जो एक ही स्टेट थे उनको अलग किया गया, फिर महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन किया गया, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया। यानी जब जब संसद को ये लगता है कि इस कोई राज्य मजबूत हो रहा है तो उसको तोड़ना है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी विभाजन कर दिया जाता है। तो इस वजह से भी राज्यों की शक्ति कम हो जाती है। राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही संविधान है, वो है भारत का संविधान। हमारे राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। तो इस वजह से, और अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, सोवियत संघ में अपने अपने राज्यों के अपने अपने संविधान होते हैं जिसमें वो परिवर्तन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए और हमें सिर्फ एक ही संविधान को मानने के लिए राज्य बाध्य होते हैं। राज्यसभा में भी असमान प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में लोकसभा में असमान प्रतिनिधित्व यहाँ होगा, क्योंकि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व यानी जनसंख्या के आधार पर राज्यों में हर राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहीं अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं तो प्रत्येक को 2 सदस्य भेजने की अनुमति है, तो टोटल सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। हमारी राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है जनसंख्या के आधार पर। तो उसमें यूपी जैसे जो राज्य हैं, यूपी जैसे राज्यों को ज़्यादा संख्या है, बल्कि गोवा, ये देखिए यहाँ अलग अलग राज्यों की सदस्य संख्या दी हुई है। बिहार को 16, मध्य प्रदेश को 11, उत्तराखंड को 3, छत्तीसगढ़ को 5, झारखंड, हरियाणा को 5, पंजाब को 7। यानी इस वजह से भी काफ़ी भेदभाव रहता है। इकहरी नागरिकता, यानी हमारे पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, वहीं अमेरिका जैसे संघात्मक राज्यों में इकहरी नागरिकता नहीं होती है। वहाँ पर पहले व्यक्ति अपना स्टेट का नागरिक होता है, फिर अमेरिका का नागरिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। इसी तरह संविधान संशोधन के संबंध में संघ की अधिक शक्तियाँ हैं, यानी संविधान संशोधन करने का सारी शक्तियाँ हैं वो संघ के पास ही है। राज्य हैं वो इसमें कोई संशोधन करने की पहल नहीं कर सकते हैं। और संविधान संशोधन में बहुत से कम संशोधन हैं जिसमें दो तिहाई बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति भी लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे कम है। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि संविधान संशोधन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। तो इस वजह से भारत का संविधान है वो एकात्मकता की ओर जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ विशेषता हैं, जैसे भारतीय संघ में केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और आर्थिक दृष्टि से राज्यों का केंद्र पर निर्भर होना, नीति आयोग पर ये जो कि राज्यों के लिए नीतियां बनाती है उसमें केंद्र का प्रभुत्व, और राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पास किए गए बिलों को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। और सशस्त्र सेनाएं राज्यों में भेजना
जैसी बहुत सारी ऐसी एकीकृत न्यायपालिका जैसी विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मकता की ओर ले जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो भारत में एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो इसके आधार फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत है वो एकात्मकता के साथ संघात्मक राज्य है। इसकी संघात्मकता पर किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं भारत बिना किसी संशय के एक संघ है जिसमें प्रभुसत्ता के गुणों को केंद्र तथा राज्यों में बांट दिया गया है। यानी ये नहीं है कि भारत एकात्मक राज्य है, भारत है वो मिश्रित राज्य कह सकते हैं, या यूं कहें वास्तविक संघ है जिसमें एकात्मकता के गुणों को भी शामिल किया गया है। ये अपना एक लेक्चर था भारत के क्या संघ है, क्या एकात्मक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।